One small correction from the last video. 16 मिनट 4 सेकंड पे हैंड रिटन नोट्स में फर्स्ट इंडियन टू क्लियर ICS एग्ज़ाम की जगह पे नाम दिया है देवेंद्र नाथ टैगोर, विच इज़ इनकरेक्ट. इट वॉज नॉट देवेंद्र नाथ टैगोर बट सत्येंद्र नाथ टैगोर, जिन्होंने 1863 में ICS जो बने थे और ये करियर लॉन्ग डिप्लोमेट एज अ डिप्लोमेट सर्व किया बॉम्बे प्रोविंस में. नमस्कार साथियों, सेवार्थ IAS में आपका स्वागत है. लास्ट लेक्चर में हमने चार्टर एक्ट ऑफ 1853 तक के प्रोविजंस देखे थे. उसके बाद बताया था कि 1857 में फर्स्ट रिवॉल्यूशन ऑफ इंडिया हुआ था, रिवोल्ट हुआ था, जिसको किसी तरीके से सप्रेस करने के बाद 1858 में क्राउन ने डायरेक्ट पावर होल्ड करी थी, अज्यूम कर ली थी. तो यहाँ से शुरू होता है आपका क्राउन रूल शुरू होता है 1858 से. तो 1858 में पहला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया. इसके बाद दो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट और आते हैं. एक आता है 1919 में और दूसरा आएगा 1935 में. इन दोनों एक्ट्स के बीच में, यानी 1858 और 1919 के बीच में, तीन काउंसिल एक्ट्स आते हैं. एक आता है 1861 में, फिर आएगा 1892 में और फिर आएगा 1909 में. काउंसिल एक्ट्स में कुछ नहीं होता. जो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव काउंसिल की जो अरेंजमेंट किया था, उन्हीं में नंबर्स में कुछ फेरबदल करके और कुछ अलग से प्रोविजंस किए जाते थे. 1919 वॉज इम्पॉर्टेंट एंड 1935 वॉज ऑल द मोर इम्पॉर्टेंट. आइए देखते हैं. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, द एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस ऑफ इंडिया, इसको इन्होंने बोला रिवोल्यूशन के बाद इंडियन पॉपुलेशन को, इंडियन लीडर्स को और ज़्यादा कंटेंट करने के लिए ऐसे फ्लारी लैंग्वेजेस इस्तेमाल किए जाते थे कि दिस एक्ट इज़ गोइंग टू बी द गुड गवर्नमेंट एक्ट फॉर इंडिया. इसमें किया क्या? अबॉलिश द कंपनीज रूल. कंपनी के रूल को यहाँ पे अबॉलिश कर दिया गया. इस तरीके से बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी इररिलेवेंट हो गया. ऑल्दो कंपनी कहीं कहीं लिखा जाता है कि यहीं पे डिसॉल्व हो गई, लेकिन सच बात यह है कि द कंपनी इटसेल्फ गॉट डिसॉल्व्ड इन 1874 बाय एन एक्ट ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट. गवर्नमेंट नेक्स्ट, द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया केम अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ Crown, that is effectively the British Parliament, and was given additional title of Viceroy of India. और ऐसे पहले वाइसरॉय ऑफ इंडिया या फिर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? लॉर्ड कैनिंग. अ न्यू पोस्ट फॉर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया फॉर्म्ड बैक इन द ब्रिटेन विद 15 मेंबर काउंसिल, जो कि थी आपकी एडवाइजरी काउंसिल. ठीक है. तो एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की जगह सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जो एक मिनिस्टीरियल पोस्ट हुआ करती थी ब्रिटिश पार्लियामेंट की, वो क्रिएट की गई और इनको असिस्ट करने के लिए 15 मेंबर की एक एडवाइजरी काउंसिल दी गई जो उनको सहायता करेंगे. सेक्रेटरी ऑफ स्टेट प्लस काउंसिल, यानी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट विद इट्स काउंसिल वॉज क्रिएटेड एज अ बॉडी ऑफ कॉरपोरेट. इसका क्या मतलब हुआ बॉडी ऑफ कॉरपोरेट का? इसका मतलब ये है कि इनको एक लीगल स्टेटस दिया गया, इसका इफेक्ट ये आएगा कि ये दे वर केपेबल ऑफ सुइंग एंड बीइंग सूड इन द कोर्ट ऑफ लॉ. ठीक है. इनके ऊपर कोई भी केस कर सकता है और ये किसी भी के भी ऊपर केस कर सकते हैं एज अ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड काउंसिल. फिर आता है 3 साल के बाद इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861. यहाँ से इंडियंस को लॉ मेकिंग प्रोसेस में थोड़ा थोड़ा एसिमिलेट करने का काम शुरू होता है. द वाइस रॉय शुड नॉमिनेट फ्यू इंडियंस. यहाँ पे फ्यू इंडियंस लिखा है. ये फ्यू इंडियंस ऐसा होता था कि एनीवे पहले पढ़ लेते हैं. द वाइस रॉय शुड नॉमिनेट फ्यू इंडियंस एज नॉन ऑफिशियल मेंबर्स टू हिज एक्सपेंडेड सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल. मैंने पहले बताया था कि 1853 में जो आया था उसमें लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन को अलग कर दिया गया था. एग्जीक्यूटिव में गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी और इसके साथ ही साथ एक लेजिस्लेटिव काउंसिल होती थी जिसमें 6 मेंबर्स और एक और एडिशनली बढ़ जाया करते थे. तो अब क्या किया, इन मेंबर्स को बढ़ाया
बढ़ाने की बात कही और बोला कि जितने भी मेंबर आप नॉमिनेट कर रहे हैं उसके कम से कम आधा, यानी कुछ आधा, जैसे 10 मेंबर अगर आप नॉमिनेट कर रहे हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए, तो उसमें से आधा यानी कम से कम 5 आपको नॉन ऑफिशियल मेंबर्स रखने होंगे। नॉन ऑफिशियल मेंबर्स का मतलब नॉन ब्रिटिश मेंबर्स, जिनमें बेसिकली इंडियंस होते थे, लेकिन एट टाइम्स इसमें प्रोविज़न था कि आप किसी और यूरोपियन को भी रख सकते हैं जो नॉन ब्रिटिश है। ठीक है, इस तरीके से इसको फॉलो करते हुए 1862 में नेक्स्ट ईयर ही वाइस रॉय ने तीन इंडियंस को नॉन ऑफिशियल मेंबर्स के तौर पे नॉमिनेट किया, और वो थे राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला और सर दिनकर राव। लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द बॉम्बे एंड मद्रास वर रीस्टोर्ड। बॉम्बे और मद्रास की लेजिस्लेटिव पावर्स को रीस्टोर कर दिया गया था। आपको बताना है, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा है कि कौन से एक्ट के थ्रू लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास वर फोरफिटेड, कहाँ से ये सेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस कहाँ से कंप्लीट हुआ, कहाँ पे कंप्लीट हुआ था। नेक्स्ट प्रोविज़न है, इट गेव पोर्टफोलियो सिस्टम एंड अप्रूवल दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड कैनिंग इन 1859। 1858 में जब 1858 में जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लेकर के आया था, उसके बाद लॉर्ड कैनिंग ने अपने से एक पोर्टफोलियो सिस्टम ले आया था, यानी किसी को रेवेन्यू डिपार्टमेंट दे दिया था, किसी को सिविल जस्टिस का डिपार्टमेंट दे दिया गया था, किसी को रेलवेज दे दिया गया था। तो जैसे आज मिनिस्ट्री होते हैं उसी तरीके से पोर्टफोलियो उस टाइम पे बांट दिया गया था, और उसी को नेक्स्ट ईयर मतलब 2 साल के बाद 61 में जो काउंसिल एक्ट आया उसमें अप्रूवल मिल गया कि हाँ ये ऐसे ही चलेगा। इसके अलावा एम्पावर्ड वाइस रॉय टू इशू ऑर्डिनेंसेस। पहली बार ऑर्डिनेंस का जिक्र कब आया? 1861 में, जहाँ पे बोला गया कि आप गवर्नर जनरल, अगर आपकी काउंसिल आपकी नहीं सुन रही है तो विशेष परिस्थिति में, अगर आपकी लेजिस्लेटिव काउंसिल आपकी बात नहीं मान रही है तो विशेष परिस्थिति में आप 6 महीने की वैलिडिटी के साथ कोई भी ऑर्डिनेंस, कोई भी अध्यादेश लेकर के आ सकते हैं। नेक्स्ट जो कानून आता है वो आता है 1892 में। 1892 में क्यों आता है? क्योंकि इस टाइम तक 1885 में कांग्रेस बन गई थी, मॉडरेट लीडर्स थे, उन्होंने कुछ डिमांड करनी शुरू हुई, उनकी थोड़ी पॉपुलैरिटी बढ़नी शुरू हुई, तो उनको टेम करने के लिए कुछ यहाँ पे रिफॉर्म के नाम पे देखते हैं कि क्या प्रोविजंस किए गए थे। इंक्रीज द नंबर ऑफ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, वो यानी कि इंडियन मेंबर्स इन द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल बट मेजॉरिटी वॉज रिटेन्ड, यानी जो सेंटर और स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल होंगी उसमें इंडियन मेंबर्स की संख्या बढ़ा दी गई, लेकिन अभी भी नॉन ब्रिटिश मेंबर की मेजॉरिटी रहेगी, यानी ज़्यादातर अभी भी ब्रिटिश मेंबर्स ही रहेंगे। लेजिस्लेटिव काउंसिल कुड नाउ डिस्कस द बजट। तो यहाँ से 1892 का सबसे इम्पोर्टेंट प्रोविज़न यही था कि यहाँ से बजट को डिस्कस करने का, सिर्फ और ना वोट होना है ना ही क्या कहते हैं इस पर कोई मोशन मूव हो सकता है, तो सिर्फ बजट डिस्कस करने का पावर यहाँ से दे दिया गया। एंड एड्रेस द क्वेश्चन टू एग्जीक्यूटिव, और सरकार से एग्जीक्यूटिव यानी एग्जीक्यूटिव काउंसिल से कुछ सवाल भी आप पूछ सकते हैं, लेकिन वो एक ही बार पूछ सकते हैं, बट नो सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस वर अलाउड टिल देन। ठीक है, यानी कि एक बार ये उन्होंने जवाब दिया नहीं दिया जैसे भी था, आप उस पर कोई दोबारा सवाल कॉम्प्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं, सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते हैं। नो राइट टू वोट इधर, और कोई भी वोटिंग राइट्स भी 1892 तक नहीं दिए गए थे। लोकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोविंसेस वॉज ऑल्सो इंक्रीज्ड इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। नेक्स्ट आपका आता है 1909। इस 1909 का थोड़ा बैकग्राउंड देख लेना ज़रूरी है, ये क्यों आया। 1909 में मैंने पहले बताया कि 1885 तक INC फॉर्म हो गई थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म हो गई थी। फिर उसके बाद 1905 में ब्रिटिशर्स को दिखा कि बंगाल जो है रिवोल्यूशन का केंद्र बनता जा रहा है, यहाँ पे नेशनलिस्ट लीडर बहुत उभर रहे हैं, तो बंगाल का पार्टीशन कर दिया, पार्टीशन ऑफ बंगाल। ठीक है, इसके बाद इसके विरोध में जो है सारी ही पार्टियों ने इसका विरोध किया, और 1907 तक 1907 तक
आईएनसी के अंदर, इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर सूरत स्प्लिट होता है, जिसमें जो मॉडरेट्स होते हैं वो ब्रिटिशर्स का साथ देने की बात करते हैं, लेकिन जो एक्सट्रीमिस्ट, जो नेशनलिस्ट लीडर नए उभर के आ रहे थे, जैसे तिलक जी हो गए, और तिलक जी के साथ साथ अरविंदो घोष जैसे लीडर्स जो थे, उन्होंने कहा कि नहीं, इनके बस का कुछ नहीं है, अब हम जो है इसको और रिवोल्यूशनरी तरीके से अपनी डिमांड्स को रखेंगे। तो उनको टेम करने के लिए इन रिवोल्यूशन, इसी मुद्दे पे सूरत स्प्लिट हुआ था बेसिकली। और आईएनसी के जो मॉडरेट लीडर्स थे उनको कंटेंट करने के लिए, और जो रेडिकल लीडर्स जो एक्सट्रीमिस्ट निकल के आ रहे थे उनको टेम करने के लिए आपका इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909 लेकर के आए थे, जिसको मोर्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से भी जानते हैं। मोर्ले बीइंग द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन ब्रिटेन, और मिंटो हमारे यहाँ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया या वाइस रॉय हुआ करते थे। इसमें क्या किया, इंक्रीज द साइज ऑफ प्रोविंशियल एंड सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, बहुत सब्सटेंशियली नंबर बढ़ा दिया दोनों का, 16 से बढ़ा के 60 कर दिया इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉन यूनिफॉर्म था क्योंकि अलग अलग साइज थी सबकी। रिटेन द ऑफिशियल मेजॉरिटी एट सेंटर, सेंटर में अभी भी 1909 की बात हो रही है, मोर्ले मिंटो रिफॉर्म में, सेंटर में अभी भी मेजॉरिटी ऑफिशियल मेंबर्स की यानी ब्रिटिशर्स की होगी, लेकिन बट अलाउड द नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी इन द प्रोविंसेस, प्रोविंसेस में बोल दिया कि इंडियंस या नॉन ब्रिटिश भी मेजॉरिटी में आ सकते हैं। मेंबर्स अलाउड टू आस्क सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस एंड राइट टू वोट, यहाँ पे पहली बार सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने का अधिकार मिला और वोटिंग राइट्स मिले, और रिजोल्यूशन भी कोई अगर आप चाहे तो पास कर सकते हैं ऑन द बजट। फर्स्ट टाइम एन इंडियन वॉज इंक्लूडेड इन वाइस रॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल, एग्जीक्यूटिव काउंसिल आज की सरकार की तरह मान करके चलिए, जो जैसे जो एग्जीक्यूटिव है यानी प्रेसिडेंट प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद प्राइम मिनिस्टर, उसकी तरह काम करते थे। यानी सरकार में पहली बार, अभी तक जो भी एसिमिलेशन ऑफ अकोमोडेशन ऑफ इंडियंस हुआ था वो लेजिस्लेटिव काउंसिल में हुआ था। ऐसे समझिए कि आज की संसद में उनको लाया गया था, लेकिन वो कभी सरकार में नहीं आ पाए थे। तो पहली बार एक इंडियन को एग्जीक्यूटिव काउंसिल में का मेंबर बनाया गया, और वो थे सत्येंद्र नाथ सिन्हा, और इनको लॉ मेंबर के तौर पे रखा गया था। लेकिन एनीवे, प्रोवाइडेड सेपरेट इलेक्ट्रेट फॉर मुस्लिम, लेकिन इन सारी अच्छी चीज़ों के साथ साथ एक कांटा भी बोया गया सेपरेट इलेक्टोरेट या कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का, यानी ये बताया गया कि मुस्लिम्स जो है बहुत पिछड़े हैं और इनका रिप्रेजेंटेशन कोई हिंदू लीडर नहीं कर सकता, सिर्फ मुस्लिम्स ही कर सकते हैं। और यही रिप्रेजेंटेशन, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन आगे और भी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए बढ़ाया गया। इसीलिए पहली बार करने की वजह से मिंटो को, लॉर्ड मिंटो को फादर ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन इन इंडिया भी बोला जाता है। 1909 के बाद एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्लोबल इवेंट होता है, और वो था वर्ल्ड वॉर वन। 1914 में वर्ल्ड वॉर वन शुरू होता है। ब्रिटिशर्स वर इन नीड ऑफ द सपोर्ट फ्रॉम द इंडियन लीडर्स, कि अपने ट्रुप्स भेजिए, हमारी तरफ से फाइट करिए, कॉलोनी में शांति बनाए रखिए, ताकि हम वॉर पे फोकस कर पाएँ। इतनी डिस्परेशन थी कि 20 अगस्त 1917 तक इन्होंने ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया कि ब्रिटेन का ऑब्जेक्टिव इज़ टू ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस अ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया विथ मोर लोकल रिप्रेजेंटेशन। पहले से ही डिसाइड बोल रहे थे कि आपने हमारा साथ दिया तो हम आपको और पार्टिसिपेशन देंगे, और एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट हम इंडिया में लेकर के आएंगे। तो पहली बार रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट वर्ड इस्तेमाल कब हुआ था? इसके बाद आने वाले एक्ट में, दैट वाज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तो यहाँ से काउंसिल एक्ट ख़त्म होता है और दूसरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ये एक कॉन्स्टिट्यूशन, उस टाइम के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन के इक्विवेलेंट था। ठीक, इसमें क्या करते हैं, सेपरेटेड द प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स फ्रॉम द सेंट्रल सब्जेक्ट। ये एक बड़ी इंप्रूवमेंट थी कि अभी तक जो घौच पौच था कि कौन किस पे लॉ बना रहा है कौन नहीं, वो हटा करके दो लिस्ट बना दी गई कि ये सेंट्रल लिस्ट है, इस पे सरकार, केंद्र सरकार कानून बनाएगी, और एक ये प्रोविंशियल लिस्ट है जिस पे प्रोविंसेस का अधिकार होगा। अच्छा, इस एक्ट को मोंटेगी चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी बोलते थे। मोंटेगी बीइंग द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड चेम्सफोर्ड इस टाइम के इंडिया के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया या वॉइस रॉय हुआ करते थे। डिवाइडेड द प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स इनटू टू, जो यहाँ पे डिवीज़न किया कि कुछ सब्जेक्ट सेंट्रल के हैं, कुछ प्रोविंसेस के हैं। उन्हीं में से
प्रोविंसेस के सब्जेक्ट को फर्दर दो भागों में डिवाइड किया गया, रिजर्व्ड एंड ट्रांसफर्ड। रिजर्व का मतलब इस पे कानून कौन बनाएगा, इस पे रूल कौन बनाएगा, गवर्नर ऑफ द प्रोविंसेस विद इट्स एग्जीक्यूटिव काउंसिल, यानी कि कोई यहाँ पे लोकल कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। गवर्नर और एग्जीक्यूटिव काउंसिल तो सेलेक्ट होते हैं, कोई इलेक्शन नहीं होता था इनके लिए। तो ये एक क्या कहते हैं एग्जीक्यूटिव ही थे जिनको कुछ सब्जेक्ट्स रिजर्व करके दिया गया था, जो ऑल इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स जिसमें अथॉरिटी चाहिए होती थी वो सारे ही गवर्नर के पास होते थे। यानी आज की अगर समय से कंपेयर करें तो ऐसा समझिए कि जो जितने भी सेंटर के पास सेंट्रल लिस्ट में जो जितने भी सब्जेक्ट हैं उसमें जो ऑल इंपॉर्टेंट लॉ एंड ऑर्डर और इन सब से रिलेटेड सब्जेक्ट हो वो गवर्नर के पास रिजर्व कर दिए जाएं कि इसमें स्टेट लेजिस्लेचर का कोई हाथ नहीं होगा, गवर्नर जो चाहेगा वही कानून बनेगा। तो ये इस तरीके की प्रोविज़न उस समय पे वहाँ किया गया था। और दूसरा था ट्रांसफर्ड वो था जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल जिस पे कानून बना सकती थी, और कानून बनाती तो ये लोगों भाई इलेक्शन होना था तो लोगों के प्रति रिस्पॉन्सिबल था, और जो लोग चाहते जो पॉपुलिस्ट टाइप के मेजर्स थे वो ये कर सकते थे। और इस सिस्टम को यानी रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड ये जो दो तरीके की लिस्ट बना दी गई थी प्रोविंशियल लिस्ट में, उसी को डायरकी बोलते हैं। और इस तरीके से प्रोविंसेस में पहली बार डायरकी यानी डुअल रूल, दो तरीके का दो लोगों का राज्य एक ही ज्योग्राफिकल टेरिटरी में अलग अलग सब्जेक्ट्स को लेकर के देखा गया, इसी को डायरकी बोलते हैं। टर्मिनोलॉजीज कई बार पूछी गई हैं, ठीक से समझ लीजिएगा। इंट्रोडक्शन ऑफ डायरेक्ट इलेक्शन, पहली बार डायरेक्ट इलेक्शन यहाँ पे होना शुरू हुआ, लेकिन जो आपका फ्रेंचाइज था, जो वोटिंग राइट्स थे वो बहुत ही नैरो था, लेस देन इवन 10% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। और इसके साथ ही बाई कैमरलिज्म की भी व्यवस्था की गई इन द सेंटर। तो पहली बार बाई कैमरलिज्म कब लाया गया। बाई कैमरलिज्म क्या होता है, द्विसदनात्मक व्यवस्था जिसमें दो हाउसेज होते हैं, यानी एक लेजिस्लेचर के दो हाउसेज होंगे, अपर हाउस एंड लोअर हाउस। यानी ऐसे समझिए जो आज हमारा राज्यसभा है वो अपर हाउस है, जो उस टाइम पे काउंसिल ऑफ स्टेट बोला जाता था, और लोअर हाउस था लेजिस्लेटिव असेंबली, जो आज लोकसभा के नाम से बोली जाती है। ये सेंटर में था, अभी स्टेट में नहीं, ठीक है। कुछ लोगों को डायरकी और बाईकैमरलिज्म में अगर फिर भी कन्फ्यूजन है तो कमेंट में मेंशन करिएगा, डिटेल में दोनों का अंतर बता देंगे। मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स टू बी इलेक्टेड डायरेक्टली बाय लिमिटेड फ्रेंचाइज बेस्ड ऑन, और वो जो कुछ लोगों को वोटिंग राइट मिलते थे किस बेसिस पे मिलते थे कि वो कितने पढ़े लिखे हैं, एजुकेशन के बेसिस पे, कितने टैक्स देते हैं, कितना कर देते हैं सरकार को, और कितनी संपत्ति के मालिक हैं। इसके साथ एक और इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न किया गया कि 1909 में पहली बार एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एक इंडियन मेंबर को इंक्लूड किया गया था। अब 1919 में बोला जाता है कि टोटल 6 मेंबर होंगे एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, जिसमें से 3 मेंबर्स ऑफ द वाइसरॉयस एग्जीक्यूटिव काउंसिल टू बी इंडियन एक्सेप्ट कमांडर इन चीफ। यानी अभी भी जो कमांडर इन चीफ यानी जो एक तरीके से सेना अध्यक्ष समझ लीजिए जिसको, वो अभी भी कोई इंडियन नहीं हो सकता है, ब्रिटिशर्स ही होंगे। प्रिंसिपल ऑफ सेपरेट इलेक्ट्रेट एक्सटेंडेड टू, जो एक काटा बोया गया था उसको और खाद पानी मिला, सेपरेट इलेक्ट्रेट को एक्सटेंड कर दिया गया सिख में, यूरोपियंस में, इंडियन क्रिश्चियंस में और एंग्लो इंडियंस में। आई होप आप ये दोनों टर्म तो आते ही होंगे। इंडियन क्रिश्चियंस और एंग्लो इंडियंस में अगर फ़र्क नहीं समझ में आएगा या कुछ प्रॉब्लम होगी तो मेंशन करिएगा, मैं आगे डिटेल में बता दूंगा। न्यू ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर वॉज क्रिएटेड इन द लंडन शेयरिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी विद द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। तो 1919 में एक और नई ऑफिस बनाई गई, किस नाम से, हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया के नाम से, ठीक है। और अब वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करेंगी। पब्लिक सर्विस कमीशन क्रिएट हुआ इसके बाद, 1919 के एक्ट के थ्रू ही पब्लिक सर्विस कमीशन क्रिएट किया गया इन 1926। सेपरेट प्रोविंशियल बजट फ्रॉम स्टेट्स, सेपरेटेड द प्रोविंशियल बजट फ्रॉम सेंट्रल बजट। पहली बार जब सब्जेक्ट्स बांट दिए गए सेंटर के और स्टेट के, तो बजट भी दोनों का अलग करना ही था, तो ये भी एक काम हुआ। आफ्टर 10 years a commission
वॉज रिक्वायर्ड टू बी सेटअप। ये भी प्रोविज़न किया गया कि अभी ये जो लागू हो रहा है 1919 का कानून या फिर संविधान, 10 साल के बाद एक कमीशन हम गठित करेंगे और वो कमीशन ये पढ़ करके बताएगी कि 1919 के एक्ट का क्या हाल रहा, इन 10 साल में इसने कैसे परफॉर्म किया, और 10 साल बाद हम उस पर कुछ सजेशन उस कमीशन के स्टडी के बिहाफ पे देंगे, तो हम कुछ और आगे रिफॉर्म लेकर के आएंगे। लेकिन बट 2 years earlier than the schedule, a full English member commission गॉट सेटअप, ठीक है। और इसमें टोटल मेंबर्स कितने थे, 7 मेंबर्स थे, और सातों के सातों क्या थे, इंग्लिश मेंबर्स थे। चेयरमैन कौन था, ब्रिटिश एमपी साइमन, इसीलिए इसको साइमन कमीशन भी कहा जाता है। एवरी सिंगल इंडियन पार्टी बॉयकॉटेड इट, किसी ने इसका सहयोग नहीं किया था। इट फिर भी इसने अपना जो काम करना था किया और अपनी रिपोर्ट सबमिट करी 1930 में। उसके बाद कुछ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई और उन सब को मिला करके इनकॉर्पोरेट करते हुए विद फ्यू चेंजेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इंडिया में आया। ये वही साइमन कमीशन एक्ट है जिसमें लाला जी को विरोध करते हुए लाठी चार्ज किया गया था। लाला जी की इसी बाद उनकी मृत्यु हुई थी। आखिरी एक्ट जो आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री का सबसे इम्पॉर्टेंट एक्ट होता है, क्योंकि आज भी यही हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की बैकबोन है। कुछ प्रोविजंस जो इसमें रिडंडेंट थे उनको हटाया गया, कुछ प्रोविजंस जो और रिक्वायर्ड थे उनको कहीं से बोरो करके एसिमुलेट किया गया, और मोटा मोटा यही हमारे आज के कॉन्स्टिट्यूशन के स्वरूप से बहुत रिजेंबल करता है। तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इससे सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। प्रोवाइडेड फॉर एन ऑल इंडिया फेडरेशन, ठीक है, कि हम पूरी भारत का एक फेडरेशन मिलाएंगे जिसमें पूरा ब्रिटिश इंडिया और प्रिंसली स्टेट शामिल होंगे। ऑल्दो इट नेवर गॉट मटेरियलाइज्ड, ठीक है, कभी हो नहीं पाया। क्यों? क्योंकि प्रिंसली स्टेट्स के अपोजिशन में थे। सब्जेक्ट्स डिवाइडेड इनटू, यहाँ पे जैसे आज हमारे यहाँ 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट हैं, सेंटर, स्टेट और कंकरेंट की, वैसे ही उस टाइम पे फेडरल लिस्ट बनाई गई सेंटर के लिए जिसमें 59 सब्जेक्ट्स थे, प्रोविंशियल लिस्ट बनाई गई जिसमें 54 सब्जेक्ट थे, कंकरेंट लिस्ट बनाई गई जिसमें 36 सब्जेक्ट्स थे। बट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आज के हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो रेजिड्यूरी पावर्स हैं वो होती हैं सेंट्रल लेजिस्लेचर के पास, लेकिन उस टाइम पे वॉइस रॉय को दी गई, यानी एक एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी को पावर दे दी गई। और इसका सेंस भी, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी को लेजिस्लेटिव पावर्स क्यों दी जा रही हैं उसका सेंस अभी आगे समझ में आएगा। इन्होंने क्या किया, अबॉलिश डायरकी इन द प्रोविंसेस। जो डुअल रूल मैंने बताया था कि प्रोविंसेस में इन्होंने 1919 में इंट्रोड्यूस किया था, उसको वहाँ से हटा करके इंट्रोड्यूस कर दिया सेंटर में। यानी सेंटर में अब जो सब्जेक्ट्स, जितने भी लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट्स होंगे वो सारे सब्जेक्ट्स 2 भागों में बांटे जाएंगे। एक रिजर्व्ड जिस पे कानून बनाने, नियम कानून लागू करने बनाने का अधिकार एग्जीक्यूटिव के पास, वाइस रॉय माने एग्जीक्यूटिव सरकार के पास होगा, और दूसरा होगा ट्रांसफर टू द सेंट्रल लेजिस्लेचर, यानी दूसरे होंगे ट्रांसफर्ड, रिजर्व्ड होंगे जो वाइस रॉय के पास होंगे, ट्रांसफर्ड होंगे जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव इस पे कानून बना सकती है। तो इसीलिए कुछ लीडर्स ने इस टाइम के इसी प्रोविज़न को देखते हुए कि ये तो एक तरीके की ऑटोक्रेसी हो गई, ऑल इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स जिसमें अथॉरिटी चाहिए, जिसमें अथॉरिटी मिलती है, पुलिस का हो गया, रेवेन्यू का हो गया, प्रेस का हो गया जिसमें प्रेस पे कंट्रोल करना होता है, ये सारे जो इम्पोर्टेंट मैटर्स थे वो रिजर्व सब्जेक्ट में रखेगा और वाइस रॉय के डिस्पोजल पे होते थे। और जो जिसमें जिम्मेदारियां ज़्यादा थी, एजुकेशन या फिर आपकी साफ़ सफाई, सैनिटेशन का हो गया, या फिर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का हो गया, तो ये सारे सब्जेक्ट्स ट्रांसफ़र कर दिए गए थे सेंट्रल लेजिस्लेचर को। इसके अलावा इंट्रोड्यूस बाईकैमरलिज्म। बाईकैमरलिज्म पहली बार सेंटर में 1919 में आया था, लेकिन यहाँ पे बाईकैमरलिज्म 6 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस में इंक्लूड किया गया, ठीक है। टोटल 11 प्रोविंसेस थे उस टाइम पे, जिसमें से 6 में बाईकैमरल लेजिस्लेचर इंक्लूड किया गया। आपको बताना है कि आज कितने हैं बाईकैमरल लेजिस्लेचर इंडिया में, स्टेट्स में, प्रोविंसेस में, और उनके नाम भी बताना है बिना गूगल किए। उस टाइम के अभी हम देख लेते हैं उस टाइम पे कौन कौन से थे। बंगाल था, बॉम्बे था, बिहार, मद्रास, असम, यूनाइटेड प्रोविंस जो आज का उत्तर प्रदेश है। एक्सपेंडेड द सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर डिप्रेस्ड क्लासेस, यानी कि फिर से एक बार रिवाइज करते हैं, 1909 में सेपरेट इलेक्टोरेट दिया था सिर्फ एक को, मुस्लिम्स को, ठीक। 1919 में इसको एक्सटेंड किया था मुस्लिम्स के साथ साथ यूरोपियंस को,
इंडियन क्रिश्चियंस को, सिख्स को और एंग्लो इंडियंस को। ठीक है, अब यहाँ पे 3 और कैटेगरीज इन्होंने बांट दी। ये बेसिकली इंडियन सोसाइटी में डिवीज़न करने का एक तरीका था, जिसमें इन्होंने बताया कि दलित्स को यानी एससीज को एक फिर से सेपरेट इलेक्टोरेट मिलेगा, वेमेन को मिलेगा और लेबर्स को मिलेगा। ठीक, एक्सपेंडेड द फ्रेंचाइजी टू अबाउट 10%। सोचिए, इतना बड़ा दिल करने के बाद, इतना रिफॉर्म करने के बाद ये आखिरी एक्ट होने वाला है, और अब जा कर के हमारी टोटल इलेक्टोरेट की साइज हो पाई 10% ऑफ द पॉपुलेशन, यानी अभी भी सिर्फ 10% लोग ऑफ द टोटल पॉपुलेशन कुड वोट फॉर द इलेक्शंस। क्रिएशन ऑफ फेडरल रिजर्व बैंक। ठीक है, एक सेंट्रल फेडरल बैंक की स्थापना की गई, जो बाद में जाकर के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया बना, और इसकी स्थापना हुई थी आई थिंक 1937 में। ठीक है, इसी एक्ट के थ्रू हुई थी, ईयर 1937 था। टू इस्टेब्लिश द फेडरल सर्विस कमीशन। यहाँ पे ये भी प्रोविज़न किया गया है कि एक परमानेंट बॉडी बनाई जा सकती है, जैसे आज यूपीएससी है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, उसकी तर्ज पे फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की जगह पे एक बनाया जा सकता है प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन। और अगर दो से अधिक राज्य यानी प्रोविंसेस मिल करके एक साथ कोई पब्लिक सर्विस कमीशन बनाना चाहते हैं तो उसको ज्वाइंट कमीशन का नाम दिया गया। प्रोवाइडेड फॉर द फेडरल कोर्ट, और जो कि 1937 में फेडरल कोर्ट बना ही, और ये जाकर के होता है हमारे आज के सुप्रीम कोर्ट का प्रीकर्सर। ठीक, कार्व्ड द बर्मा आउट ऑफ इंडिया। यहाँ से 1937 में ही, अगर ठीक से याद आ रहा है तो 1937 में ही बर्मा को काट के इंडिया से अलग कर दिया जाता है इसी एक्ट के थ्रू। ठीक, ब्रिटिश इंडिया में अब बर्मा यानी म्यांमार शामिल नहीं होने वाला। फिर आता है लास्ट एक्ट आपका इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, जिसमें जो लागू होता है 15 अगस्त 1947 को। ठीक, इसमें क्या करते हैं, इंडिया, सबको पता है, इंडिया टू बी अ सोवरेन एंड इंडिपेंडेंट कंट्री डिक्लेयर्ड बाय क्लेमेंट एटली। नाम एक बारी देख लीजिएगा, ब्रिटिश पीएम थे उस टाइम के, और उन्होंने ही इसको डिक्लेयर किया था। अबॉलिश द ऑफिस ऑफ वॉइस रॉय, क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं रह गई थी, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट तो जाना ही था। लॉर्ड माउंटबेटन बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडिया। और इसके अलावा इसके बाद लॉर्ड माउंटबेटन पहले इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले गवर्नर जनरल बने थे, और फिर उसके बाद एक इंडियन को भी बनाया गया था। जो दूसरे और आखिरी थे वो थे सी राजगोपालाचारी। ठीक है, तो ये हो गया आपका, ये फालतू की इंफॉर्मेशन है। टू न्यू डोमिनियंस गॉट क्रिएटेड। 2 नए डोमिनियन बनाए गए, एक इंडिया, ठीक है, और दूसरा पाकिस्तान, जिसके 2 जोग्राफिकल यूनिट थे, एक ईस्ट जो आज का बांग्लादेश है, और वेस्ट जो है आज का पाकिस्तान। ठीक है, तो ये रही आज की क्लास। अपना सजेशन ज़रूर दीजिएगा क्लास के बारे में, और चूँकि क्लास बहुत लंबी हो जा रही है तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस और टेक्स्ट बुक में जो भी स्टडी मटेरियल दिया है वो हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। थैंक यू।